नमस्कार, वेलकम टू बीटा मैथ्स एकेडमी। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा कि रिफ्रैक्शन यूजिंग थिक लेंस एंड इट्स फोकल डिस्टेंस, मतलब कि एक थिक लेंस मोटे लेंस से किस तरह से अपवर्तन होता है तथा उस अपवर्तन के पश्चात उसकी फोकल डिस्टेंस को किस तरह से ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से थिन लेंस से अपवर्तन की कंडीशंस प्राप्त की जाती है तथा उससे फोकल डिस्टेंस किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/f डैश μ2 - 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस μ2 - 1t डिवाइडेड बाय μ2 r1 r2 तथा इस फॉर्मूले और इस सूत्र से हमने कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, कॉन्केव लेंस यानी अवतल लेंस तथा थिन लेंस या प्लेनो कॉन्वेक्स यानी समतल उत्तल लेंस के लिए विभिन्न प्रकार की शर्तों को प्राप्त किया था। आज हम अलग से इसका पूरा डेरिवेशन करेंगे कि किस तरीके से थिन लेंस यानी पतले लेंस के द्वारा अपवर्तन तथा उसकी फोकल डिस्टेंस को ज्ञात किया जा सकता है। इसके लिए हम सबसे पहले एक लेंस लेते हैं जिसके लिए मानते हैं कि हमारे पास थिन लेंस की कंडीशन होती है कि इन दोनों स्फेरिकल सरफेस के बीच की डिस्टेंस यानी t की वैल्यू इन दोनों स्फेरिकल सरफेस के वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में अत्यंत कम हो, उस लेंस को हम कहते हैं थिन लेंस। इट मीन्स कि इस कंडीशन के अंदर इन दोनों स्फेरिकल सरफेस के बीच की डिस्टेंस नेग्लिजिबल होगी। इट मीन्स कि हम ये मान सकते हैं कि m पॉइंट तथा m डैश पॉइंट या m प्राइम पॉइंट नियरली इक्वल्स टू एक ही पॉइंट पे सिचुएटेड है। इस कंडीशन के अंदर माना कि हमारा मुख्य अक्ष x प्राइम से किसी एक पॉइंट P के ऊपर बिंब स्थित है तथा इस बिंब से हमारे पास इस लेंस के ऊपर एक किरण आपतित की जाती है तथा विशेष रूप से ये किरण अगर लेंस अनुपस्थित होता तो ये रे डायरेक्ट मूव हो जाती और ये कंडीशन हमें देती स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन ड्रॉ होती। पर क्या होता है कि लेंस की उपस्थिति में या डिफरेंट स्फेरिकल सरफेस की उपस्थिति के अंदर रे एक निश्चित पाथ के ऊपर ना करते हुए अपवर्तन महसूस करती है। इस अपवर्तन के बाद ये रे ऑफ लाइट हमारे पास Q डैश पॉइंट पे या Q पॉइंट पे मिलती है। बट दो स्फेरिकल सरफेस है, पहले स्फेरिकल सरफेस के कारण जो हमें इमेज बनेगी, इट मीन्स कि ये है ऑब्जेक्ट 1 और इसकी इमेज ऑब्जेक्ट 1 कहने का मतलब है कि स्फेरिकल सरफेस LMN से जो ऑब्जेक्ट और अपवर्तन के पश्चात जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा Q डैश पे बनेगा। इट मीन्स कि इमेज हमारी कौन सी इमेज, फर्स्ट की इमेज बनेगी Q प्राइम पे तथा उस स्फेरिकल सरफेस LM' के बाद जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, Q प्राइम पे, इट मीन्स ऑब्जेक्ट 2 Q प्राइम पे रखा होगा तो हमारी इमेज, फाइनल इमेज जो बनेगी वो बनेगी Q पे। इट मीन्स कि हमारे पास दोनों स्फेरिकल सरफेस के कारण एक इमेज का फॉर्मेशन होगा और इन दोनों के कारण ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इस स्फेरिकल लेंस के कारण हमारा ऑब्जेक्ट P पॉइंट पे रखा गया था तथा हमारी फाइनल इमेज जो बनती है वो बनती है हमारी Q पॉइंट पे। और इस कंडीशन के बाद हम ये कैलकुलेट करेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से गोलीय अपवर्तन के द्वारा पतले लेंस से अपवर्तन की फोकल दूरी ज्ञात की जा सकती है और इस कंडीशन के द्वारा हम गोलीय तल पर अपवर्तन के सूत्र को अप्लाई करेंगे। तो गोलीय सरफेस से के फॉर्मूले को या इसके डेरिवेशन को करने के पहले हम इसकी थ्योरी नोट कर लेते हैं और उसमें लिखते हैं कि
माना एल एम एन तथा एल एम प्राइम एन गोलीय सतहों से पतले लेंस का निर्माण किया जाता है। पतले लेंस के लिए आवश्यक है कि गोलीय सतहों के मध्य की दूरी दोनों सतहों के वक्रता त्रिज्या की तुलना में नगण्य हो। इट मीन्स कि हमने इस केस के अंदर क्या कंसीडर किया, एक थिन लेंस। और थिन लेंस किसको बोलते हैं, जब R1 R2 नेग्लिजिबल हो किसके रिस्पेक्ट में, T के रिस्पेक्ट में, और T हम मान लेते हैं मध्य की दूरी T हो, और वक्रता त्रिज्या R1 और R2 हो। इट मीन्स कि यहाँ हमारा T क्या होगा, नेग्लिजिबल, और T नेग्लिजिबल होने के टाइम पे M इज नियरली इक्वल्स टू M डैश कहलाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर माना बिंदु, या हम लिखे माना मुख्य अक्ष पर बिंदु P के द्वारा अपवर्तन के पश्चात या अपवर्तन के बाद Q बिंदु पर अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अतः गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र का प्रयोग करने पर या हम यहाँ लिख सकते हैं कि गोलीय पृष्ठ LMN के लिए अपवर्तन का सूत्र प्रयोग करने पर। अब हम देखते हैं कि हमारे डायग्राम के अंदर अपवर्तन सतह या कौन सी है, LMN, और हमारे पास फॉर्मूला होता है, मान लिया कि ये हमारा रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है μ1, यहाँ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि हमें गिवन है वो है μ2, और यहाँ हमारा फिर से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक μ1 है, तथा μ1
एयर के लिए होता है 1। इट मीन्स μ1 हम मान के चलेंगे 1, और हमारा अपवर्तन का सूत्र होता है, या फिर अगर कोई और मीडियम भी प्रेजेंट हो हमारे पास तो μ1 हम क्या ले लेंगे, μ1 ही कंसिडर कर लेंगे, यानी μ1 ही रह जाएगा। तो अब हमारे पास रे कहाँ से जा रही है, इस सरफेस से, यानी कि अपवर्तन कहाँ से हो रहा है, μ2 से, तो μ2 डिवाइडेड बाय v, और v हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, क्या कि हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये हमारी स्फेरिकल सरफेस LMN, यहाँ से P पॉइंट से हमारा ऑब्जेक्ट जा रहा है, और ये इमेज कहाँ बना रहा है, Q प्राइम पे। इट मीन्स कि ये हमारी डिस्टेंस हो जाती है v, और ये हमारी डिस्टेंस हो जाती है u, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, तो μ2 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 डिवाइडेड बाय u, μ1 डिवाइडेड बाय u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय r1। और इस स्फेरिकल सरफेस के लिए आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यानी वक्रता त्रिज्या, और ये क्या है हमारी r1। ये हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो दूसरी स्फेरिकल सरफेस है LM'N, और उससे हम क्या लिखेंगे, गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फॉर्मूला। तो हम क्या लिखेंगे, गोलीय पृष्ठ LM' N के लिए अपवर्तन सूत्र, और इस टाइम पे क्या होगा हमारा, ये हमारी LM' और N। अब हमने माना है कि M और M' क्या है, नियरली इक्वल्स टू सेम है, तो हम इस पॉइंट को भी क्या मान सकते हैं, M। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है इस Q प्राइम पॉइंट पे, और जो इमेज बन रही है वो हमारी बन रही है Q पॉइंट पे। इट मीन्स कि इस टाइम पे आपके पास जो इमेज की लेंथ होगी वो हमारी क्या होगी, ये हमारा पॉइंट हो गया M, तो और यहाँ है μ2, यहाँ है μ1, तो μ1 माइनस डिवाइडेड बाय इमेज कहाँ बन रही है, Q पॉइंट पे, तो M ऑफ Q माइनस μ2, यानी जहाँ से रेज पास हो रही है, और ये इमेज कहाँ बना रही है, M Q प्राइम पे हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय R2। और इस स्फेरिकल सरफेस के लिए हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 हो जाएगी, ठीक है। और इस कंडीशन के अंदर हमारे पास अगर हम मान के चलें कि हमारी ये इमेज जो बन रही है ये हमारी V प्राइम ले लेते हैं, और फाइनल इमेज की लेंथ हमारी ये क्या है, यहाँ तक की इमेज की लेंथ V प्राइम, और ये इमेज हमारी मान लेते हैं हम V। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, μ1 डिवाइडेड बाय MQ हो जाएगा V माइनस μ2 डिवाइडेड बाय V प्राइम इज इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय R2। एंड नाउ ये हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 2 के अंदर क्या डिफरेंस है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, और इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमारा RHS की साइड में μ2 माइनस μ1 है, और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर RHS में क्या है हमारा μ1 माइनस
μ2। तो दोनों कंडीशंस के अंदर हम μ1 माइनस μ2 को एक साथ कर देते हैं, यानी कि इसके अंदर हम लिख सकते हैं μ1 डिवाइडेड बाय v माइनस μ2 डिवाइडेड बाय v प्राइम इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाय R2, और इससे हम इक्वेशन नंबर क्या दे देते हैं 2। नाउ अब क्या करेंगे, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन वी गेट कि पहली और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे μ2 माइनस वी प्राइम है नेगेटिव में, और यहाँ हमारे पास μ2 माइनस μ2 डिवाइडेड बाय v प्राइम आपका क्या है पॉजिटिव में। ठीक है, तो आपके पास ये दोनों चीजें हो जाएगी कैंसिल। हमारे पास क्या रह जाएगा आंसर के अंदर μ1 डिवाइडेड बाय v माइनस μ1 डिवाइडेड बाय u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन R2। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई μ1 के टर्म्स के अंदर, और μ1 कॉमन लिया हमने तो क्या आ गया 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। नाउ हम कर देंगे इसको डिवाइड, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन v1 माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल्स टू μ1 से डिवाइड किया तो μ1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। नाउ एज वी कैन से μ2 डिवाइडेड बाय μ1 is equals to mu. Now 1 upon v minus 1 upon u is equals to mu minus 1 and 1 upon r 1 minus 1 upon r2, और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा थिन लेंस का। और अब हम इस कंडीशन के अंदर एक पॉइंट देखते हैं क्या कि हमने थिन लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट को रखा किस पे फोकल डिस्टेंस पे, तो हमारी इमेज को रखा हमने उस पे फिक्स्ड पॉइंट पे। तो हमारे पास सॉरी हम क्या बोलेंगे कि देखते हैं, अब हमारे पास डायग्राम में क्या दिया हुआ है पहले वहां से नोट करते हैं ना, डायग्राम पे चलते हैं हम, और ये हमारा डायग्राम रहा। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास कोई पॉइंट दिया हुआ है, वो किसी ऑब्जेक्ट पे इनफाइनाइट पे रखा हुआ है, यानी इस डायग्राम के अंदर हम मान लें कि u हमारा क्या है इनफाइनाइट पे है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी फोकस डिस्टेंस पे। इट मीन्स v हमारा क्या हो जाएगा f। तो हम हमारे फॉर्मूले के अंदर फाइनल जो फॉर्मूला है उसके अंदर इस चीज को पुट करेंगे, और हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या आया था अभी ये आया था। इट मीन्स कि यहाँ u अगर इनफाइनाइट हो, किरणें हमारी अनंत से आ रही हो, तो उन अनंत से आने वाली किरणों के लिए प्रतिबिंब का निर्माण फोकस दूरी पर होगा, और v हो जाएगा हमारा f। तो आपके पास फाइनल आ जाएगा 1 अपॉन f, जो कि क्या है फोकल डिस्टेंस है किसकी थिन लेंस की। तो हमारे पास म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और ये हमारा फाइनल डेरिवेशन हो जाता है फोकल डिस्टेंस यूजिंग थिन लेंस। तो हम इसको लिख सकते हैं this provides focal length using
थिन लेंस। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिराइव किया था, कहाँ से? थिक लेंस से। और थिक लेंस का हमारा जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला क्या था? 1/f डैश इज इक्वल्स टू μ2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस μ2 माइनस 1 t μ2 r1 R2। और इस फॉर्मूले के अंदर हमने थिन लेंस के लिए t की वैल्यू को क्या मान लिया था? नियरली इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास फोकल डिस्टेंस कितनी आ गई थी? μ2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। और इसी तरीके का फॉर्मूला हमें यहाँ कैलकुलेट हो रहा है। इट मीन्स कि हमने आज की क्लास में क्या देखा कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंटली और हमारे पास ज्योमेट्रिकली उस थिन लेंस की फोकल डिस्टेंस को कैलकुलेट किया जा सकता है विदाउट द हेल्प ऑफ थिक लेंस फॉर्मूला।